अच्छा भाई, आज जो है हम सेकेंडरी की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे हम 7.1, और उसका जो क्वेश्चन है आज हमारा जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें देखें आप 12 में देखें क्या लिखा हुआ है। द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस। यानी कि ये एक ट्राइंगल के आपके पास देखें यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए हुए रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहला वाला जो होगा वो P होगा, सेकंड वाला जो है ये आपका Q होगा और ये थर्ड वाला आपके पास R होगा। ठीक है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। ठीक है, अब ये सर्कम सेंटर क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, मैंने यहाँ डायग्राम बनाई भी है। सर्कम सेंटर किससे कहते हैं? ठीक है, हमें सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जब हम सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे तो फिर कह रहा है कि ऑल्सो द रेडियस, यानी कि रेडियस भी निकालना है आपने सर्कम सर्किल का। ठीक है, तो अब देखें यहाँ मैंने डायग्राम वगैरह बनाई भी है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा सकूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखें ये हमारे पास बेसिकली एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के पहले सर्कम सेंटर को समझ लें, फिर मैं सर्कम सर्किल समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल को देखें, सर्कल जो बना है उसको थोड़ा इग्नोर करें। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर, और उस पी क्यू आर की जो साइड्स हैं ये वाली साइड्स, इनके पास से एक अगर लाइन कोई आ रही हो सेंटर की जानिब, और वो लाइन जो हो यानी कि बाइसेक्टर हो, यानी कि इस लाइन को बीच से बाइसेक्ट करते हुए आ रही हो, और वो परपेंडिकुलर भी हो साइड में, यानी कि इस लाइन के वो लाइन 90 डिग्री भी बना रही हो, तो ये लाइन फिर क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, तो इसका मतलब ये लाइन भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई। तो सर्कम सेंटर किस पॉइंट को कहा जाता है? बेसिकली उस पॉइंट को कहा जाएगा जहां से तीनों साइडों से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आकर एक पॉइंट पे मिल रहे हों। तो देखिए तीनों साइड्स, जितनी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आकर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा कौन सा? सर्कम सेंटर। अब आ जाए सर्कम सर्किल किसे कहते हैं? सर्कम सर्किल उससे कहते हैं कि अगर एक सर्कल बन रहा हो ट्राइंगल के वर्टिसेस से, यानी कि ट्राइंगल के जो कोने हैं वर्टिसेस हैं, इसमें से देखें सर्किल जो है क्या हो रहा है? पास होता हुआ जा रहा है, बन रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सर्कम सर्किल होगा। ठीक है, उसने फिर ये कहा है सवाल में, आपने देखा है सवाल में कि क्या कहा है कि सर्कम सेंटर पहले फाइंड करें, यानी कि सेंटर पॉइंट फाइंड करें ट्राइंगल का। जब ये सर्कम सेंटर फाइंड कर ले तो एंड ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, यानी कि फिर इस पॉइंट से लेकर ये जो सर्कल का किसी भी एक पॉइंट तक के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड कर ले तो वो रेडियस होगा। दैट से बताइए, यानी कि इस सेंटर से अगर हम यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम सर्कम सेंटर पहले निकालेंगे और फिर सर्कम सर्किल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? सर्कम सर्किल को इस तरह से देखेंगे, यानी कि इस सर्किल का इस सेंटर से इस डिस्टेंस पॉइंट तक का जो फासला होगा वो सर्कम रेडियस होगा बेसिकली। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में इसको थोड़ा सा यूं नोटिस करें कि इस सवाल को स्टार्टअप कैसे करेंगे। यानी कि ये इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो, और है भी बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप इसमें देखें सबसे पहले करेंगे क्या कि कंडीशन के मुताबिक ये देखेंगे भाई, अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो सर्कम सेंटर वाला पॉइंट है, इसको अगर मैं ओ अज्यूम कर लूं, यानी कि ये एक्स और वाई ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमें पता नहीं है फाइंड हमें करना है, सी बात है, उसको हम एक्स और वाई ले लेंगे। तो इस कंडीशन के मुताबिक ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा, ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा, ओ से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? इस सर्किल के रेडियस है इस कंडीशन के मुताबिक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हम एक कंडीशन बनाएंगे जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सही, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि भाई ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है, ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है ओ से क्यू तक के। सही, ओ से क्यू हो गया, और फिर वही बराबर है ओ से आर तक के डिस्टेंस के बराबर। तो ये हमने ओ से तीनों कंडीशन लिख दी। अब हमने करना यह है कि सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे किस चीज का? ओ से पी तक का, फिर ओ से क्यू तक का, फिर ओ से आर तक का। तो हमें 1 बाय 1 करके सबसे पहले हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू फाइंड ओ पी, यानी कि मैं ओ से पी तक का डिस्टेंस फाइंड करूंगा। तो ओ मेरे पास यहाँ पर क्या डायग्राम के मुताबिक एक्स और वाई,
एंड P मेरे पास क्या है 2 और 1। ठीक है, अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अब देखें, ये मेरे पास x1 y1 होगा, ये मेरे पास x2 y2 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं वो बेसिकली OP का निकाल रहे हैं, तो यहाँ OP आप यहाँ लिख दें। ठीक है, और x2 हमारे पास यहाँ पर क्या देखें 2, और x1 हमारे पास क्या है x, y2 हमारे पास क्या है 1, और y1 हमारे पास क्या है y। तो यहाँ पर फॉर्मूला खोलें a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल कर देंगे, a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर या लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2ab 4x b स्क्वायर x स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी a माइनस बी का फॉर्मूला खोल लें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए सिचुएशन क्या बनेगी आपके पास। अब इसमें देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर आपने पहले लिखना है, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x, फिर x और y वाली टर्म आ जाएंगी यहाँ पर, और फिर कांस्टेंट नंबर को प्लस कर दें 1 + 4 5। पहले स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर एक्स वाई वाली, फिर एंड में कांस्टेंट प्लस कर दी हमने। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने अरेंज कर दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले वाई स्क्वायर पहले आ गया माइनस 4x माइनस 2y, और फिर 4 और 1 को मैंने प्लस कर दिया। तो ये फाइनली मेरे पास क्या आ गया, O से लेकर P तक का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम पहले अब निकालेंगे OQ और फिर निकालेंगे OQ निकालना, फिर OR निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखें हम निकालेंगे OQ। तो देखिए मेरे पास O जो है मेरे पास क्या है x और y है। ठीक है, और मेरे पास Q जो है मेरे पास पॉइंट था, क्या था 5 और 2। सही है, तो x1 y1 हम पहले पॉइंट को कहेंगे, x2 y2 हम दूसरे पॉइंट को कहेंगे, और इसी तरीके से हम डिस्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं वो OQ का निकालना है, तो यहाँ OQ लिख दें। और ये देखें x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 5, x1 की क्या आपके पास x, y2 की आपके पास क्या है 2, y1 की आपके पास क्या है y। तो यहाँ फॉर्मूला देखें खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो 5 का इसका 25 और ये 10x प्लस का x स्क्वायर, फिर ये 4 माइनस का 2y, 4 ये आपके पास 4y, और फिर ये y स्क्वायर बनेगा। अब आप इसको क्या करें, अरेंज कर दें। अरेंज कैसे, पहले x स्क्वायर y स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस का 10x माइनस का 4y, 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है OQ आ चुका है। सही है, इसको इस तरह से आप इसको क्लोज कर दें। अब आप निकालेंगे क्या, अब आप निकालेंगे टू फाइंड OR, यानी अब हमें निकालना है OR। तो O हमारे पास क्या है x और y, एंड R हमारे पास जो है वो है 3 और 4। तो ये x1 y1 ले लें पहले पॉइंट को, और सेकंड पॉइंट को x2 y2 ले लें। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बेसिकली OR का है। तो देखिए x2 हमारे पास क्या है 3, और x1 हमारे पास क्या है x, y2 हमारे पास क्या है 4, और y1 हमारे पास क्या है y। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अरेंज कर दें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले, फिर माइनस का 6x माइनस का 8y, 16 और 9 कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, OR का डिस्टेंस आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने तीनों जो है डिस्टेंस निकाल लिए हैं, यानी कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस, फिर O से Q तक का यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद जो हमने आगे निकाला है वो निकाला है कौन सा, OR। तीनों जो डिस्टेंस है हमारे पास आ चुके हैं, OP, OQ और OR। अब आपने करना यहाँ पर यह है कि इन तीनों को ना कंपेयर करना है। इन तीनों को कंपेयर ऐसे करना है कि पहले सिचुएशन में, पहली कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपने जो पहला डिस्टेंस निकाला था OP, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी ना भाई, OP बराबर OQ और बराबर OR के है। मतलब यही कंडीशन थी ना भाई कि OP
ओ क्यू और ओ आर तीनों बराबर। तो पहली सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ओ के साथ क्यू को कंपेयर करेंगे, ओ के साथ क्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। वहां से आपने एक इक्वेशन बना लेनी है, वो भी मैं बनाकर दिखाता हूँ। फिर आप ओ पी के साथ ओ आर को कंपेयर करेंगे, वहां से आपके पास दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये जब दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी, फिर हम इनको साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास सर्कमसेंटर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने तीनों का पहले डिस्टेंस निकाला है। अब हमारी बारी आती है कंपेयर करने की, तो चलें कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब देखें हम यहाँ जो है कंपेयर करने जा रहे हैं, यानी कि ओ पी को ओ क्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अब देखें मेरे पास जो ओ पी का जो डिस्टेंस है मैं वो यहाँ लिखूंगा, यानी कि ये मेरे पास किस चीज का डिस्टेंस है, मेरे पास ओपी का। ओपी का क्या था डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू, अब मेरे पास जो डिस्टेंस था ओ क्यू का वो लिख लूंगा मैं, ओ क्यू का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 29, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है जो भी हमने निकाला है, ओ से पी तक का जो लेंथ हमारे पास आई थी, ओ से क्यू तक की जो हमारे पास लेंथ आई है, ठीक है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट हटाना है। तो मैं स्क्वायर रूट जब हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, मतलब कि हमने स्क्वायरिंग भी कर दी और हमने स्क्वायर से रूट भी कैंसिल कर दिया। तो रिमेनिंग क्या चीज बची हमारे पास, यानी कि हमने ये स्क्वायरिंग करने के बाद जो हमारे पास जो चीज बची वो क्या बची, अंदर की वाली, अंदर जो चीज लिखी हुई है वो बची हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 29, सही है। अब आप देखें इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो बिल्कुल सेम टर्म्स होती हैं तो वो आपको पता है कैंसिल होती है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी क्या बचा, माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5, और यहाँ पर क्या बचता हुआ नजर आ रहा है, माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस का 29। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये नेगेटिव भी है, तो उसको लेफ्ट साइड पे हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बचेंगे। तो किस तरह से देखें, सबसे पहले मैं माइनस 10x को लेफ्ट साइड पे लेकर आ रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 10x, और ये पहले से ही माइनस का 4x पड़ा हुआ था यहाँ पर। फिर y की बारी आई, y को जब मैं वहां लेकर जाऊंगा तो प्लस का 4y बन जाएगा, और ये देखें y यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पहले से ही नेगेटिव था। फिर ये लेफ्ट साइड पे मैं 29 को लेकर आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये 5 पहले से वहां प्लस का था, तो इज इक्वल टू 0 बचा राइट साइड पे। अब इसको आपस में सॉल्व कर लें, 10x में से जब आप 4 निकालेंगे तो क्या बचा 6x, फिर 4y में से 2y निकालेंगे तो 2y, 29 में से 5 निकालें 24 बचा। अब यहाँ से देखिए तीनों टर्म्स में से आपके पास क्या निकल रहा है, कॉमन आ रहा है। जब आपके पास कॉमन आएगा तो आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लें, 2 3 6, ये y बचा, 2 12 24, ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में 0 से भेजेंगे तो डिवाइड होगा 0 से खत्म हो जाएगा। आपके पास फाइनली एक इक्वेशन बचेगी 3xy माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप एक इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब बारी है, अभी देखें आपने क्या किया, सबसे पहले OP और OQ को कंपेयर किया, ठीक है। ये देखें कंपेयर करके एक इक्वेशन आ गई। अब बारी है क्या कि आपने इस OP के साथ पहले OQ को कंपेयर किया था, अब आप इस OP के साथ अब आप OR को कंपेयर करेंगे, ठीक है। वहां से दूसरी इक्वेशन हमें हासिल करनी है। तो हमने यहाँ लिख लिया क्या कि हम जो है OP को अब जो है हम कर रहे हैं OR के साथ कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है OP का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5, और OR की जो आपने लेंथ निकाली थी, डिस्टेंस जो तो आपके पास था वो क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। अब यहाँ से इसका भी आपने स्क्वायरिंग करके इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो यहाँ लिख लें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, यानी कि हमने स्क्वायरिंग करने के बाद जो है हासिल कर लिया है वो अंदर वाली टर्म्स जो है हमने हासिल कर ली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से भी वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दें। आपके पास जो टर्म्स बची हैं वो कौन कौन सी बची हैं, देखें माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5 माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ से यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 6x 8y और 25 को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, तो जब 6x मतलब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6x, और यहाँ पहले से ही माइनस का 4x लिखा है तो हमने माइनस का 4x को एज इट इज लिख दिया। 8y जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये नेगेटिव तो पहले से ही 2y मौजूद है।
25 को लेफ्ट पे लेकर आए, क्या बन जाएगा 25 माइनस का 25, और 5 पहले से ही प्लस का है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई कंडीशन। 6x में से 4x को निकालें 2x बचा, 8y में से 2 निकालें 6y बचा, 25 में से 5 निकालें माइनस का 20 बचा, 2 को कॉमन निकालें यहाँ पर, ठीक है। जब आप 2 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस का 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 आपके पास बच चुका है, ठीक है। अब ये 2 जब डिवाइड में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके पास जो इक्वेशन बची क्या बचेगी, 3x प्लस 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास कंपेयर करने के बाद जो है ये दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको शुरू से ऊपर से दिखा रहा हूँ कि हमने पहले कंपेयर किया OP को OQ के साथ, तो हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। फिर हमने OP को OR के साथ यानी कि कंपेयर किया, तो हमने जो है इक्वेशन नंबर 2 बना ली है, ठीक है। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आप नोट करें साइमल्टेनियस सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है। फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, किसी दूसरे वेरिएबल तक हम पहुंच जाएंगे, फिर उस दूसरे वेरिएबल को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास जो सर्कमफेरेंट है वो इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर हम थोड़ा नोटिस करें कि यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में 3x प्लस y है, और इक्वेशन नंबर 2 में थोड़ा सा देखें यहाँ पर x प्लस 3y है। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो फायदा क्या होगा कि यहाँ 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 10 30 हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर कोई भी वैल्यू बन जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ असल में हमें 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हम नोटिस करें यहाँ 3x है, अगर यहाँ 3x है तो हम यहाँ इसको भी मल्टीप्लाई करके 3x बना देते हैं, और बनाने के बाद सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम 1 से। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, x जो है हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा और y निकल जाएगा, ठीक है। तो चलें इसको ना आपस में साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करते हैं। तो देखें यहाँ पर जो है हम अब इक्वेशन नंबर 1 जो 2 हमारे पास आई थी इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखें सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि हम इक्वेशन नंबर 2 को जो हमारे पास 2 थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, कि हम जो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि जिस इक्वेशन से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले तो आप वो इक्वेशन एज इट इज लिख लें, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है 3x प्लस का y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन नंबर 2 है जो मल्टीप्लाई होकर आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगी 3x प्लस का 9y माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब आपको पता है मैंने यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं किसी भी इक्वेशन को तो नीचे वाली जो साइन होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो लिहाजा आप नोटिस करें ये 3x क्या हो गए, कैंसिल हो गए, हमने इनको कैंसिल कर दिया। आपके पास यहाँ पर क्या बचा, माइनस प्लस माइनस 9y में से 1y निकाले तो माइनस का 8y बचेगा, प्लस 30 साइन। अब जो इस 30 का जो साइन है माइनस काउंट नहीं होगा, ये प्लस काउंट होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 12 को आप जब निकालेंगे तो प्लस का आपके पास 18 बचेगा, तो माइनस 8y ये रहा आपके पास, और इज इक्वल टू 18 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस का 18 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप नोटिस करें कि हमने क्या किया, आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे भी माइनस है, राइट साइड पे भी माइनस है, मैंने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब मैं 8 को क्या करूंगा, देखें y यहीं पर ही मैं लिखा रहने देता हूँ, और ये 18 के नीचे जो है मेरे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब आप क्या करें, सिंपलीफाई करें 2 के टेबल से, 2 4 जा 2 9 जा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 9/4 आपके पास आ रही है, ठीक है। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपकी मर्जी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें भी आप चाहें इसको आप पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू को अब हम लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे कि हम जो है इसको पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने यहाँ लिखा कि पुट कर रहे हैं y की जो वैल्यू है 9/4 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 इक्वेशन है ये ऊपर वाली ही एज इट इज लिखेंगे जो लिखी हुई हमारे पास है यहाँ पर, ये 3xy और माइनस 12 वाली, ठीक है। तो यही हम ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं पहले। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है 3x प्लस का y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखें 3x और y की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 9/4 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 3 12x, 9 एज इट इज रहेगा। 4 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 48 बन जाएगा, अपॉन 4 नीचे आ गया, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 12x, और 4 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया 48, 9 एज इट इज रहा, और नीचे अपॉन 4 आ गया। अब इस 4 को डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दें, 4 0 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपके पास ये 12x बचेगा, और 48 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 39 आपके पास बचेगा, ठीक है। तो 39 को आप जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा,
और x इज इक्वल टू 39 और 12 को डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करें, 3 के टेबल 3 4 जा और 3 1 3 और 3 3 जा, तो ये 13/4। तो x की जो वैल्यू बन रही है वो फाइनली वो 13/4 बन रही है। तो हमारे पास जो O पॉइंट था x और y वो हमारे पास सर्कम सेंटर था, आपको याद है। तो x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो 13/4 आई है, और जो y की जो वैल्यू आई है ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो आई है 9/4। तो मैं y की जगह पर 9/4 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो पहली चीज तो हमारे पास आ गई है सर्कम सेंटर, मगर इसमें ऑल्सो हमें रेडियस फाइंड करने को भी बोला हुआ है। तो अब हम इस सेंटर पॉइंट से यानी कि सर्कम सेंटर से जो है P तक का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास वो सर्किल का सर्कम सेंटर जो है, सर्कम रेडियस जो है, उस सर्किल का सर्कम रेडियस हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इस O पॉइंट से P तक का हमने डिस्टेंस जो है निकालना है। तो चलिए वो निकालते हैं। अब देखिए हमने जो है जो लास्ट इसमें जो इन्होंने चीज फाइंड करने को बोला हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, यानी कि आप सवाल में देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि जब आपके पास सर्कम सेंटर आ जाएगा, यानी कि ये वाला सेंटर पॉइंट जब आ जाएगा तो फिर आपने सर्कम रेडियस भी निकालना है, यानी कि सर्कम सर्किल का रेडियस भी निकालना है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, ये सेंटर हम फाइंड कर चुके हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया ये हमारे पास सर्कम सेंटर है O, और एक कोई भी पॉइंट ले लें, P ले लें, Q ले लें, R ले लें, इन दोनों के दरमियान जो भी आप फासला फाइंड करेंगे वो बेसिकली उस सर्कम सर्किल का क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो चले हम इसको फाइंड करते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को पहले बोला x1 y1 और x2 y2। आपको याद है शुरू में जब हमने डिस्टेंस का जो फॉर्मूला अप्लाई किया था तो वो हम पहले पॉइंट को x1 y1 लेते थे और दूसरे पॉइंट को x2 y2 लेते थे। तो अब हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रेडियस होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर r लिख देते हैं। x2 हमारे पास देखें क्या है, 2 है, x1 हमारे पास क्या है 13/4 है, ठीक है। y2 हमारे पास देखें क्या है 1 और y1 हमारे पास क्या है 9/4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इस ब्रैकेट के अंदर ही हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर ही आप इसका एलसीएम ले लें, तो जो सिचुएशन बनेगी वो आप देखें कि 4 देखिए इसके नीचे देखें एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है 1 है ना, तो 4 को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर जिसके नीचे 1 होता है उस नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। तो 4 2 मैंने देखिए 8 कर दिया और 13 एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया प्रॉपर शॉर्टकट एलसीएम। अब देखिए इस 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो मैंने क्या किया 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये आ गया 4, और फिर इस 4 को 1 से भी करना मल्टीप्लाई जरूरी है, तो 4 1 4 हो गया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आप नोटिस करें 13 में से हमने 8 को माइनस करना है, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 5/4 होल स्क्वायर, और फिर 9 में से 4 को निकालें तो -5/4, ये भी हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि नेगेटिव साइन के ऊपर जब भी इवन पावर होगी, जैसे कि माइनस के ऊपर इवन पावर है, माइनस के ऊपर इवन पावर है, वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब आप 5 का और 4 का स्क्वायर लेने, क्योंकि 5 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी वही काम हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अच्छा अब यहाँ पर देखें दोनों के डिनोमिनेटर में 16 है, तो जब भी सेम नंबर होता है तो हम उसको सेम एक दफा ही लिख लेंगे, और 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को 25 प्लस 25 प्लस कर लेंगे दोनों, तो हमारे पास क्या बनेगा 50/16 बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कोशिश करना है रूट के अंदर जो है इसको आप ब्रेक कर दें, यानी कि 5 5 25, 25 2 50 बनता है। अब 16 किस तरह से ब्रेक करेंगे, 4 4 16 ब्रेक कर लें, तो यहाँ से देंगे रूट में से 5 का पेयर एक बाहर आ जाएगा और एक 4 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो आपके पास जो आएगा आंसर 5√2/4, यानी कि यहाँ से 5 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया और अंदर 2 रह गया। तो आप आगे इसके यूनिट्स लिख दें, और यही हमारे पास जिसका जो सर्कम सर्किल का जो रेडियस फाइंड करने को बोला था, ये वही रेडियस हमारे पास आ चुका है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है 13 में कि ए बी एक लाइन है, इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। याद रखिएगा ए से लेकर बी तक एक लाइन बनाएंगे, उसके हम 20 टुकड़े 20 पीसेस करेंगे, 20 इक्वल पार्ट्स देंगे, 20 इक्वल पार्ट्स। अब वो कह रहे हैं जो इक्वल पार्ट्स जो 20 है ना, वो P1 P2 P3 से चलते चले जा रहे हैं और 19 तक जाएंगे। जाहिर सी बात है अगर आप किसी एक चीज को, एक मार्कर को भी अगर आप 2 पीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक लाइन लगाएंगे, यानी कि एक लाइन लगेगी, एक पॉइंट लगेगा तो 2 टुकड़े होंगे, ठीक है। अगर आपको 3 पीसेस करने तो आपने 2 लाइनें लगानी, यानी कि एक पॉइंट कम लगता है हमेशा, यानी कि जितने पीसेस आपको करने होते हैं उससे एक पॉइंट कम लगता है। तो यहाँ पर आप देखें P1 से लेकर P19 लिखा है। P19 का मतलब यहाँ पर यही है कि 20 पीसेस करने के लिए आपको 19 जगह से आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा,
तब जाकर उसके 20 इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। अभी आपको मैं डायग्राम में भी ये बात समझाता हूँ। फिर आपसे कह रहा है ये ए और बी जो पॉइंट है वो बेसिकली हमने यहाँ पर आपको दिए हुए ये ए बी पॉइंट यानी कि इस लाइन के। अब आपने करना क्या कि जो P13 है यानी कि इस बीच में इसके P13 आएगा, आपने उस पॉइंट को फाइंड करना है। तो इससे बात पता चल गई कि भाई लाइन के अंदर चाहे P13 फाइंड करें या P10 फाइंड करें या P9 फाइंड करें, जो भी पॉइंट हम फाइंड करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, वो इंटरनल डिवीजन का पॉइंट होगा। तो हम यहाँ इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले की मदद से जो है P13 फाइंड कर सकते हैं। मगर देखिए पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊं जो मैंने यहाँ बनाई हुई है, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए कि हमने किस तरह से सवाल करना है। तो देखिए सवाल के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक जो है एक लाइन हमारे पास ए से लेकर बी तक है, उस लाइन के हमने 20 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, P13 देखें ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 पॉइंट से पहले पहले जो है यानी कि ये पीसीस जो है कितने 13 पार्ट्स जितने भी हैं ये P13 को शो कर रहा है। ठीक है, तो 13 जो पॉइंट है इससे जो पहले के जो इक्वल पार्ट्स हैं वो 13 है। तो आपके पास जो रेशियो होगा वो M1 क्या होगा 13 होगा। ठीक है, अब अगर 13 के बाद अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ देखें जरा 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 13 वो और 7 ये मिलकर कितने बन गए 20 इक्वल पार्ट्स का बोला हुआ था। ठीक है, और आपको मैंने एक बात बता दी कि देखिए बी पॉइंट से पहले जो है 19 पॉइंट जो सवाल में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 19 एंड में लिखा हुआ है वो ये वाला पॉइंट है बेसिकली कि 19 पॉइंट जैसे ही लगेगा तो आपके जो है 20 इक्वल पार्ट्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ जो 13 पॉइंट के बाद जो इक्वल पार्ट्स होंगे वो M2 के क्या होंगे 7 होंगे। तो अब हमारे पास जो ए पॉइंट है वो x1 y1 कहलाएगा, बी पॉइंट x2 y2 कहलाएगा और M1 M2 रेशियोज हमारे पास आ चुके हैं। लिहाजा हम P13 का जो है इंटरनल डिवीजन जो है जो हमें ये फाइंड करना है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ हम लिखेंगे कि यूजिंग इंटरनल डिवीजन। सही, कि हम जो है इंटरनल डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए अब हम इस ये काम करेंगे। तो यहाँ आप लिख दें कि भाई P ऑफ एक्स वाई यानी कि जो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां पर भी इस फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, m की जगह पर x2 की जगह पर सब जगह पहले मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। M1 M2 तो देखिए आपके पास 13 और 7 डायरेक्ट पुट कर दें। यहाँ पर M1 y2 M2 y1 की जगह ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर भी M1 M2 13 7 डायरेक्ट पुट कर दें। तो M1 यहाँ पर देखिए मैं पुट कर रहा हूँ 13 और M2 मेरे पास क्या है 7। यहाँ पर देखिए M1 मेरे पास क्या है 13 और M2 मेरे पास क्या है 7। तो पहले मैंने M1 M2 सब जगह पुट कर दिए हैं। अब फॉर्मूले के मुताबिक x2 और x1 पुट करना है। तो आप देखें x2 हमारे पास जो है वो क्या है ये रहा 10। ठीक है, तो हम जब x2 पुट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 10 और x1 मेरे पास क्या है क्वेश्चन में 2। यहाँ पर y2 मैंने पुट करना देखें क्या है 11 और यहाँ y1 पुट करना है, y1 क्या है मेरे पास 3। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम आराम से जो है अपना P13 पॉइंट जो है उसका जो पॉइंट है वो हम फाइंड आराम से कर सकते हैं। तो लिहाजा देखें आपके पास 13 को 10 से करेंगे तो 130, 7 2 14 अपॉन 20। सही, अब 13 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो जब 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास जो आएगा 143 आएगा। ठीक है, 143, 7 3 20 1 अपॉन 20। ठीक है, अब आप देखें 130 को 40 में प्लस करें तो 144 अपॉन 20 और 143 को आपने 21 में प्लस करना है तो 143 और 20 163 164 बन जाएगा ये 164 अपॉन 20। अब इसको हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। किस तरह से देखें 2 के टेबल से डिडक्ट करते हैं 2 10 और ये 2 7 और 2 तो कितना बचा 72 अपॉन 10। 2 10 और यहाँ पर भी 2 8 16 और 2 2 4 तो 82 अपॉन 10। ठीक है, मजीद इसको हम नीचे डिडक्ट कर लेते हैं 2 5 और इसको थोड़ा सा
2 5 10 और 2 36 टाइम्स, सही। और ये भी 2 5 और ये 241, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 36/5, क्योंकि मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो 41/5। ये जो है P13 का जो हमें पॉइंट फाइंड करना था, तो ये इसका आंसर आ चुका है। आप चाहें बुक के पीछे भी आंसर देख सकते हैं।